नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता भालोठिया बुक शुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चंद्रकांता जी की कहानियों का एक अलग ही आसमान है। स्त्रियों के हर स्थिति, मनस्थिति, परिस्थिति का उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। उनकी कहानियों में से एक कहानी मैं लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ, रानी भाभी। इस तरह के अतिरिक्त लगाव से औरत एक दिन नागिन बनकर पति का खून चूस लेती है। क्या अतिरिक्त लगाव इतना खतरनाक होता है? चलिए मनोस्थिति की ऐसी ही कहानी जो परिस्थिति में उलझी हुई है सुनते हैं। जब भी दूरदर्शन पर उस बड़ी बड़ी आंखों और खाली चेहरे वाली समाजवाचिका को देखती हूँ, मुझे रानी भाभी याद आ जाती हैं। बहुत कुछ सामने ना भी हो पर आंखें बिल्कुल वही, कौतुक भरी नजरों में उदासियों के अक्स, जैसे झील के पानियों का सर्द कुहासा तैर रहा हो। हादसे के बाद तो रानी भाभी की आंखें कांपती झील का उदास आईना ही बन गई थी। झील डल का आईना, जिसकी सतह पर हाउस बोटों, डोंगों और सजे धजे शिकारों में सैर सपाटों के शौकीन लोग वाह वाह करते गुजर जाते हैं, पर जिसके भीतर बेचैन करवटें लेते जहरीले शैवालों और आदमखोर हलचलों का हरहराता संसार कोई देख नहीं पाता। रानी भाभी देख पाई थी, तभी तो उनका हरदम मुस्कुराता चेहरा एकदम सपाट और खाली लगने लगा था। रानी भाभी अचानक बहुत व्यस्त हो गई थी। उनके दायित्व बेअंत हो गए। दो नन्ही बेटियां उनकी उंगलियां पकड़ उन्हें कदम दर कदम उम्र की सीढ़ियां चढ़ाना, उनकी पढ़ाई लिखाई, देह मन की जरूरतें पूरी कर ब्याह शादी करने तक तमाम ऊंच नीच से गुजरना। लोगों ने कहा, ससुराल वालों ने द्वार बंद कर दिया, पर इकलौते गरीब भाई ने अपना सुख होम कर दिया बहन की खातिर। पापा ने भी कम कोशिशें नहीं की। 20वें वर्ष में विधवा हुई रानी भाभी को रिश्ते के पुलिसिया विधुर जेठ के साथ पुनर्विवाह की तैयारी भी हुई। वह भी मन मार कर पुण्य कार्य के लिए तैयार हो गया था। पर रानी भाभी दोनों बेटियों की उंगलियां थाम सफेद झिल्ली मढ़ा पतला चेहरा पापा के आगे जज के आखिरी फैसले सा नहीं बोल गई। फिर तो कोई मुल्ला नसरुद्दीन भी उनसे हाँ कहलवाने की जुर्रत नहीं कर सका। सुधारवादियों को अफसोस हुआ कि शंभू बेचारा तो 2 बच्चियों समेत रानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गया था, मगर मतिमारी जिद में अड़ गई। मोहल्ले वालियों ने गोल घेरे में फुसफुसाते हुए शंकाएं जाहिर की। पता नहीं किस बात का गुमान है, चेहरे पर तो मुर्दानगी छाई है। 4 पसली की देह, सूखी हुई हड्डी। तो कुत्ते वाला मुहावरा जबान पर रोककर उन्होंने ईश्वर को हाथ जोड़ बेचारे भाई की सलामती के लिए प्रार्थनाएं की। कितना बोझ आन पड़ा है बेचारे के कंधे पर। जेठों ने असहाय अबला नारी की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की योजना बनाते चंदा इकट्ठा करने की सोची, पर वह योजना भी 2 महीनों के बाद ढेरों समस्याओं के कारण ठप हो गई। बुआ छोटे बेटे की मौत पर छाती पीटकर रोती रही, पर बड़े बेटे को ना अपनी और न रानी भाभी की व्यथा समझ पाई। हाँ, सरकारी महकमों में उसके आंसू से थोड़ी हलचल हुई और रानी को विधवा भत्ते के रूप में सालन में नमक भर रुपया प्रतिमाह मिलता रहा, लेकिन निभ गई। दयावती भाभी ने रिश्ते नातेदारों के आगे अनेकों उसास भरकर कहा, ठाठ से रहे मेरे पास महारानी बनकर, मेरी चमड़ी भी नंजीक के काम आए तो क्या मैं इनकार करूंगी। रिश्तेदारों ने दुआएं दी, ऊंचे माथे वाली हो दयावती, कलयुग में भी सतयुगी स्वभाव पाया है। वाह वाह, भाभी हो तो ऐसी। रानी भाभी ने एक बार खाली आंखों से चौतरफ देखा और चुपचाप काम में लग गई। अब सचमुच नंदू उनके पास नहीं था। उसने सफेद साड़ी नहीं पहनी, एक वक्त खाने का कोई व्रत भी नहीं पाला। भाभी ने माना ही नहीं, पर महारानी नहीं, महाराजिन बनी रानी भाभी ने खुद क्या खाया, बच्चियों को क्या खिलाकर बड़ा किया, इसकी खबर किसी ने न रखी। वे लोग तो कहावत जुटाते ही अगाते न थे कि रसोइयां न माघ में मरे न द्रात में। भोजन और चूल्हे की आंच हरदम हाजिर, जब जी चाहे खाएं, जब जी चाहे तापें।
पर रानी भाभी को ये कहानी रास न आई, क्योंकि दूसरों की दया पर अन्नपूर्णा बनी घर भर को रांग पका कर खिलाने वाली रानी अपनी दी गई पदवी की शर्तें जानती थी। तभी डेगची पतीलियों के खुरचन से पेट न भर पाने पर वह नानवाई से एक आध कुलचा लेकर पानी के साथ निगल लेती और प्रेच्छाया सी घर में घूमती रहती। 2 वक्त भोजन पकाने के अलावा झाड़ू, बुहारी, कपड़े धोने की जिम्मेदारी भी उसने अपने ऊपर ली। भाभी बेचारी की तो सेहत भी अचानक गिरने लगी थी। रानी ने खूब तारीफें पाई, कितनी सेवा भावी है, कपड़े कितने उजले धोती है, जैसे जन की धोबन हो। उसके हाथ का बना कड़म का अचार खाया है कभी? और स्वेटर कितनी सुंदर बनाती है, वो बिल्ली की आंख, लहरिया चोटियां और किस्म किस्म की जालीदार डिजाइन। घर भर के लोग तो पहनने रहते हैं उसी के बनाए सूटर। सुना बेचने के लिए भी बनाती है, कुछ पैसा टका पाती होगी। क्या करे बेचारी, आखिर भाई कहाँ तक करेगा। निष्कर्ष रूप में सरदाहें। हे शंभो, किस स्याही से लिखा तूने इन सोन किसरी का भाग। एक व्यस्त दमघोट दिनचर्या। ओह बेचारी, रानी भाभी ने कान बंद कर लिए, चुपचाप हड्डियां गलाकर जिंदगी का कर्ज चुकाती रहीं, पर तमाम उम्र दूसरों की नजरों में याचिका ही रही। भीतर भीतर दावा नल दहकता रहा, पर कोई शिकायत नहीं की। माघ मास में यक बर्फीले पानी से बर्तन घिसते जब हथेलियां जली, फटी विवाइयों से रक्त झरा, और जिस रात चुन्नू मुन्नू पतीलियां खुरचने के बाद भी भूखी सोई, उस वक्त भी उसने आत्महत्या जैसे विषय पर नहीं सोचा। इसीलिए नहीं कि वैसा करना पाप था और आत्महत्या के बाद उसकी रूह जन्म जन्मांतर तक भटकती रहेगी, बल्कि इसलिए कि उसे नंदू भैया का अधूरा काम पूरा करना था। उसके पास सहने जीने की वजह थी। लेकिन एक दिन अचानक भूकंप सा आ गया। भले लोगों ने ओम नमः शिवाय उच्चारने के बदले सिर जोड़कर कानाफूसियां की। हाय, ओ, आहा। ढलती उम्र में कहाँ मुंह काला कर गई। उम्र भर लाजवंती बनी रही, अब उम्र के तीसरे पाटे में क्या पता नदी में छलांग लगा दी हो या काशी हरिद्वार चली गई हो। उम्र भर का कलेश धोने, किसी से साठ गांठ तो नहीं थी अभागन की। जिसने जो चाहा सोचा कहा, अपने ढंग से सोचने के लिए किसी को कोई पाबंदी नहीं थी। हमने सुना कि रानी रात खा पीकर सोई और सुबह नजर नहीं आई। ऐन बैसाखी के दिन लिहाफ के नीचे ही गायब हो गई। सब सुखसान था, कोई वजह नहीं थी, किसी से कहा सुनी भी नहीं हुई। वजह नहीं थी या थी? उम्र के 45वें से साल में तमाम दायित्व निभाते क्या पता अचानक उसे ख्याल आया हो कि उसका कोई अधिकार भी हो सकता है। लेकिन बैसाखी के दिन ही क्यों? अचानक बरसों पुराना बैसाखी का दिन हमारी आंखों के आगे खड़ा हो गया, जब नंदू भैया कलकत्ते में नौकरी करने लगा था और छुट्टियों में रानी भाभी और बच्चों को साथ ले जाने के लिए घर आया था। कलकत्ता लौटने से पहले नंदू भैया रानी भाभी और चुन्नू मुन्नू को लेकर हमसे मिलने घर आए, तो हमने उन्हें रोक लिया। अगले दिन बैसाखी थी। हम स्प्रिंग शिकारे में सैर करते हुए निषाद बाग में पिकनिक मनाना चाहते थे। नंदू भैया बेहद खुश मिजाज थे। रानी भाभी हमारी हम उम्र खिलंदड़ी सी लड़की ही थी, सो खूब मजा आएगा कहकर हमने रानी भाभी को मनाया कि वह पापा से कहें हमें शिकारे में जाने की इजाज़त दें। रानी भाभी की मध्यस्थता इसलिए ज़रूरी थी कि पापा बैसाखी के दिन शिकारे में सैर करने के एकदम खिलाफ थे। उनका अखंड विश्वास था कि इस दिन शाम ढलते ही तेज हवाएं चलती हैं, सो जाना चाहो तो बस में चले जाओ। पर पापा बहुजाति के प्रति कुछ अतिरिक्त ही उदार थे, सो जब रानी भाभी शिकारे में पिकनिक का अनुरोध लेकर गई तो कुछ ना नू करने के बाद उन्होंने इस शर्त पर इजाज़त दी कि सूरज का घोड़ा पश्चिम की मुँह करे, इससे पहले ही लौट आना। पानी में झुककर कमल ककड़ियाँ और किलावंतर नहीं तोड़ना, तमाम एहतियात बरतना। सो हम 3 बहनें, लोकनाथ दादा, रानी भाभी और नंदू भैया, कुल मिलाकर 6 जने मल्लाह के सजे धजे स्प्रिंग शिकारी पैरिश ब्यूटी में झील की सैर करने को निकल पड़े। माँ ने रानी भाभी के जुड़वा बच्चे चुन्नू मुन्नू को दिन भर संभालने का जिम्मा अपने ऊपर लिया
और नान रोगन जोश। श्री नान बाई की ताज़ा बाकर खानियाँ और चाय बनाने के लिए सामावार यह कहकर साथ थमा दिया कि पहाड़ के दामन में घास के गलीचे पर बैठकर आबशारों को देखते हुए कहवा पीने में स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। उस पूरे दिन रानी भाभी और नंदू भैया हाथ में हाथ डाले नवविवाहिता जोड़ों की तरह छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाते रहे। कोत खान पर तैरती बतकों, गुप्तकार के महलों, शंकराचार्य और हारी पर्वत की पहाड़ियों को देखकर अपने अपने संस्मरण सुनाते रहे। हमने उन्हें लव बर्ड, हिमाल नागराज, लैला मजनू आदि उपाधियां थमाईं। नंदू भैया के मजाकिया मिजाज से शह पाकर हमने उनसे जब पूछा कि आपने सुहागरात को रानी भाभी से पहली कौन सी बात की थी, तो उन्होंने रानी भाभी की तरफ छेड़ती नजरों से देखकर सहगल का गाया हुआ दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे गाना पूरा का पूरा सुना दिया। नंदू भैया की आवाज बड़ी मीठी थी। हम उन्हें मुग्ध होकर सुनते रहे। तभी उन्होंने यह राज भी खोला कि रानी भाभी भी तो बड़ा अच्छा गाती हैं। इस नए इल्हाम के साथ हमने रानी भाभी को घेर कर गाना सुनाने की फरमाइश की। तभी हमने उनसे पहला और आखिरी गाना सुना। मल्ला मोहम्मद के चप्पू की धार और लहरों के सुरूर पर संगर मार तक गूंजती तान। नसीम बाग में बैठे सुना कि तुम पहाड़ियों के दामन में कमंद लेकर शिकार तलाश रहे हो। मुझसे कहते हो मैं तुम्हारे शौक की खातिर नाव पर अपना सिर लेकर आप ही तुम तक पहुंच जाती। रानी भाभी मोहसनी नजरों से छेड़ती नंदू भैया को देख रही थी और नंदू भैया तो मुग्धता के ऊपरी सोपान पर विराजमान थे। लोकनाथ दादा ने खास कर दोनों को धरती पर पटक दिया था। भाभी तुम नसीम बाग में बैठी नज़ारा देखती रहो। नंदू पहाड़ियों के दामन में नहीं मैदानों में कमंद लेकर शिकार तलाश रहा है। इसका कोई भरोसा है? बेकार अपने सिर की दुश्मन हुई जा रही हो। लेकिन रानी भाभी को भरोसा था। उसी भरोसे के कारण तो वह पूरे 6 महीने पति से अलग रह पाई थी। यह दीगर बात है कि उन 6 महीनों में उसने पूरे 150 पत्र नंदू को लिखे और रोज डाकिया का इंतजार करती रही। जेठानियों ने इसे पागलपन पर नुक्ते जोड़े और आशंका भी जाहिर की। इस तरह के अतिरिक्त लगाव से औरत एक दिन नागिन बनकर पति का खून चूस लेती है। गगरीबल पॉइंट पर तैराकी में माहिर लोकनाथ ने नंदू भैया को तैराकी सिखानी चाहिए, पर नंदू भैया को व्हील के साथ संघर्ष करते और पानी में डूब जाते देख रानी भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। हम उनका चेहरा देखकर डर गए और नंदू भैया को वापस बुला लाए। नंदू भैया शिकारे में लौटे तो रानी भाभी ने उनकी बाह कसकर पकड़ ली। लोकनाथ दादा ने छेड़ा, कसकर थाम लेना, कहीं डोलती नाव में पानी में गिर न जाए मुन्ना राजा। यह भी कहा कि वे नंदू को स्विमिंग सिखाना चाहते थे, जीवन में आगे काम आती। लेकिन रानी भाभी तो चिड़िया दिल वाली हैं। रानी भाभी ने इतना ही कहा, घर में चुन्नू मुन्नू तो इंतजार कर रही हैं, इन्हें कुछ हो जाता तो उन्हें क्या जवाब देती। पता नहीं रानी भाभी ने ऐसा क्यों कहा। वही अतिरिक्त लगाव या अप्रत्याशित कोई अज्ञात चेतावनी थी वह। नंदू भैया ने उनका मूड ठीक करने के लिए बात हंसी में उड़ाई। यह भी कहा, चुन्नू मुन्नू की जिम्मेदारी तो रानी भाभी की है। नंदू भैया तो बेटियों का दहेज जुटाने में लगे रहेंगे। लेकिन रानी भाभी नहीं मानी। ना भाई, अपनी लड़कियों का तुम खुद संभालो। दिन तो हमने खूब मजे में बिताया। चिनार के चितकबरे साए में सब्ज कालीन पर लेट पैंजी गुलाब की रंगोबू सांसों में भर ली। नंदू भैया और रानी भाभी फव्वारों के बीच आबशारों तक एक दूसरे को ढकेलते भीगते रहे। दौड़ते हाँपते चश्माशाही की पहाड़ी चढ़कर परी महल तक घूम आए। लोकनाथ दादा ने बताया कि यहाँ किसी जमाने में एक पुस्तकालय था जो दारा शिकोह ने अपने गुरु अखुंद मुल्ला शाह के लिए बनवाया था। अब वहाँ खंडहर पर शेष थे, जिसे घूम घूम कर देखते रानी भाभी ने कहा कि वह तो समझी थी वहाँ परी महल में परियां रहती होंगी, पर वहाँ तो बुतों का डेरा था। उसने यह भी कहा कि खंडहर देखकर मेरा दिल घबराता है। शाम ढलने लगी तो हमें पापा की जल्दी लौटने की हिदायत याद आई। सो लौटते समय मल्लाह मोहम्मद के साथ लोकनाथ दादा और नंदू भैया ने भी चप्पू संभाले, पर तमाम जल्दी के बाद भी झील में पहुंचते ही शंकराचार्य की पहाड़ी के ऊपर काले बादलों का मेमना नजर आया। मल्लाह मोहम्मद ने हवा को सूंघकर या अल्लाह खैर कर की दुआ मांगी और नाव किनारे की तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन पहाड़ी बादलों और बसंत की सुहानी हवाओं का कोई एतबार नहीं होता।
किनारा भी 10 गज दूर था कि आंधी का जबरदस्त झोंका पेरिस ब्यूटी को डगमगा गया। चुन्नटदार पर्दे हवा के थपेड़ों से फरफरा कर चिंदी चिंदी हो गए। झील में गज गज भर उठी ऊंची लहरें उठने लगीं। झड़ीदार वर्षों में आसमान और झील एक साथ नजर आए। चारों तरफ पानी का प्रकोप। हम चीखते चिल्लाते दहशत जदा दैत्याकार शैवालों का ग्रास बनने की नीयत पर कांपते रहे। रानी भाभी तो नंदू भैया से लिपट कर रोने लगी, लेकिन मल्लाह मोहम्मद ने तूफान पहले भी देखे थे। उसने उटक दल के पास डल के भीतरी नाले से नाव निकालकर सिया मोहल्ले में रस्मों खूंटों से बांध दी। धारासार वर्षों में नाव रुकना नामुमकिन देखकर हम लोग पास के एक फूस के छप्पर वाले 2 तले के मकान में घुस गए। अंदर के आपाद मस्तक कम्बल ओढ़े काले चोर मुस्टंडे ने हमें सामने पाकर सवालिया नजरों से घूरा। क्या चाहिए? तूफानी शाम में बारिश के साथ कौन नमूने आ टपके, लेकिन उसके सवालों के जवाब हमें देखते ही मिल गए थे। भीगे परिंदों से नुचे ठिठुरे अस्त व्यस्त दहशत जदा सैलानी क्या खूब बैसाखी मनाने चले थे। उस शाम कोई 4-1 घंटे हम उस मुस्टंडे के मवेशी खाने में घास के पुलों पर बैठकर बारिश थमने का इंतजार करते रहे। घास के गट्ठरों की ओट में रानी भाभी नंदू भैया की छाती पर सिर रखे आंख मूंद कर पड़ी रहीं, जैसे अपने सुरक्षित घर में पहुंच गई हूँ। आधी रात को बादल छितर आए और आसमान के कोने से कोहरीले चांद के फीके प्रकाश को जगते देख मल्लाह मोहम्मद ने हमें बुलाया और नाव का छप्पर रस्सों से बांध दिया। नंगी बुची लुटी पुटी पेरिस ब्यूटी पर लौटते हम एक ही सोच में मुबतल थे कि घर पहुंचकर पापा का सामना कैसे करें, कि तभी वह अप्रत्याशित घटना घट गई। ऊंट कदम के पास सिकारा एक तरफ झुका और छप्पर का कोना खंबे से टकराकर एक तरफ लटक आई। नंदू भैया एहतियातन से उठे छप्पर को पानी में गिरने से बचा लें। मल्लाह मोहम्मद भी हम तुल पानी में गाड़कर छप्पर साधने के लिए खड़ा हो गया। इसी उठा बैठी में नाव बाईं ओर झुक गई और नंदू भैया लड़खड़ा कर पानी में गिर पड़े। हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लगा एक जबरदस्त भंवर पूरी नाव को निगलने वाला है। डोलती नाव और हमारी भयग्रस्त चीखों के साथ ही रानी भाभी और लोकनाथ दादा एक साथ पानी में कूद पड़े। फिर पता ही नहीं चला कैसे क्या हो गया। हम होश में आए तब तक मल्लाह मोहम्मद हमें किनारे ले जाकर मदद के लिए हाउस बोटों डोंगों से कुछ मल्लाहों को बुला लाया था। लोकनाथ दादा ने रानी भाभी को पानी से निकाल पुल के खंबे से उलट टिका दिया था। नंदू भैया के लिए लोकनाथ दादा के साथ 10 मल्लाहों ने पानी को खंगाल डाला, पर वे नहीं मिले। मल्लाहों ने कहा कि बीबी पानी में न कूदती शायद बाबू बच जाते। लोकनाथ दादा रानी भाभी को बचाने में लगे। तब तक नंदू भैया पानी के भीतर गहरे सरपीले शैवालों के भीतर फंसकर अदृश्य हो गए थे। उन शैवालों के अंदर घुसना मृत्यु में जाना था। सो नंदू भैया की लाश भी नहीं मिली, उनकी जल समाधि हो गई। घर लौटकर जो कोहराम मचा सो मचा ही। 2 दिन रानी भाभी बेहोश रहीं। उन्हें तब होश आया जब चुन्नू मुन्नू के हिचकियां बंधे रुधन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि नंदू भैया ने बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी है और खुद सभी जिम्मेदारियों से बरी हो गए। रानी भाभी का संसार अचानक खंडहर हो गया, वही खंडहर जिसे देखने भर से उसे घबराहट होती थी। उनका अतिरिक्त लगाव ही क्या नागिन का फंदा बन गया। रानी भाभी विदेह हो गई, लेकिन उसने दायित्व निभाए कैसे? यह अलग बहरे तवील हैं, लेकिन सब निभ गया। सरकार की मुफ्त शिक्षा योजना की मेहरबानी से चुन्नू BA B.Ed और मुन्नू MA कर गई। नौकरियां मिली और रानी भाभी के कहने पर बेटियों ने अपने लिए आप ही वर भी चुन लिया। भाभी का वर ढूंढाई का सिरदर्द भी टला। रानी ने अपना जीव बर्बाद कर दोनों बेटियों को विदा कर दिया। लोगों ने कहा, रानी गंगा नहाई, अब क्या एक कोने में पड़ी रहेगी किसी भी बेटी के घर। 2 मुट्ठी भात की हकदार भजन पूजन में बाकी समय गुजार देगी। आखिर उम्र भर खटती रही है इन बेटियों के लिए। रानी भाभी बारी बारी से दोनों बेटियों के घरों आईं। दोनों दमाद सुशील, उसका जी जुड़ गया। रचे बसे घर, कुछ संवाद भी सुने, गो कि सुनना नहीं चाहती थी। छोटे दामाद ने पत्नी के गले में बाहें डालकर कहा, अब तो मम्मी जी यहाँ रहेंगी। यहाँ क्यों? चुन्नी बड़ी है, पहले वही हुई थी।
कभी कभार मेरे पास आ जाया करेंगी। वैसे वहाँ मामा का घर नहीं छोड़ेंगी। बड़े दामाद ने चुन्नी से कहा, तुम दोनों जुड़वा हो, सो छोटा बड़ा क्या, चलो हम ही रख लेते हैं। आगे बच्चे होंगे, तुम्हारी नौकरी है, घर में बड़ा रहेगा तो हम भी निस्फिक्र रहेंगे, बड़ों की सेवा का पुण्य भी मिलेगा। रानी भाभी भाई के घर लौट आईं। भाभी ने माथा पीटा। सोचा था बेटियों के पास रहेंगी, पर मेरे भाग में मुक्ति कहाँ। रात खा पीकर सभी सो गए। सुबह देखा रानी कहीं नहीं। ढूंढाई हुई। वित्सता पर नहाकर आए राधे पंडित ने कहा, तट पर लाल छपाक साड़ी पड़ी थी, शायद नहाते वक्त पानी में पैर फिसल गया हो। भाभी ने सोचा, लाल छपाल साड़ी तो रानी के पास थी ही नहीं। थोड़ी गहमा गहमी, थोड़ी अटकलें, काना फूसी, शायद हरिद्वार काशी चली गई। किसी से साठ गांठ तो नहीं थी। चलो जो हुआ सो हुआ, सभी काज पूरे कर चुकी। हमने सुना बैसाखी के दिन रानी भाभी घर से गायब हो गई, तो बहुत पहले की बैसाखी याद आई, जब रानी भाभी ने सुरीले स्वर में सुनाया था, नसीम बिज्जू चू बाले दामन। नंदू भाई कामन डाल के शिकार करने का शौकीन नहीं था। रानी भाभी उसके शौक की खातिर सिर कटाने से बच गई, लेकिन ताउम्र दूसरों की चाकरी में रहकर तमाम काम निभाने वाली रानी भाभी ने आखिरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल कर ही लिया, याचिका की स्थिति से मुक्ति का अधिकार। इस हक से उसे और कौन महरूम कर सकता था, कौन महरूम कर सकता था।